पार्टीशन, इस तरह की लेड शीट्स होती है जो पहला इमेज है, लेड शीट्स होती हैं जिसके पीछे खड़े होकर हम एक्सपोजर दे सकते हैं ताकि हमारे अननेसेसरी हम रेडिएशन एक्सपोजर से हमारा बचाव हो सके। इसमें जो लेड की थिकनेस होती है वो 0.5 mm होती है। जो लेड शीट थिकनेस, ये तो थिक लग रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर जो लेड की थिकनेस यूज होती है वो 0.5 mm है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, लेड शीट्स के अलावा वी वेयर रेडिएशन सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जो भी रेडियोग्राफर्स या रेडियोलॉजिस्ट जो भी एक्सरेज, फ्लोरोज, सीटी जहाँ पर आयनाइजिंग रेडिएशन है, एमआर में क्योंकि आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाकी जगह जहाँ एक्सरेज, फ्लोरोज और सीटी स्कैन है वहाँ पर वी हैव टू वेयर द रेडिएशन सेफ्टी इक्विपमेंट्स। वो कौन कौन से होते हैं इस इमेज में हम देख नजर आ रहे हैं कि ये सारे जो पहले लेड एप्रन्स है डिफरेंट लेंथ के हैं, कुछ में शोल्डर पैड है, कुछ में शोल्डर पैड नहीं है। ये डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे हैं। अगर रेडिएशन एक्सपोजर टू आवर शोल्डर ब्लेड्स है तो हम रेडिएशन ये वाला पहनेंगे जिसमें विद स्लीव्स है, और कुछ में लेडर शीट लेड एप्रन के अंदर ही होती है, जैसे नंबर 4 पे है। इसमें ये इतना लंबा है कि लेड शीट्स अलग से लेडर शीट्स अलग से पहनने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक यही लंबा पहन सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास शॉर्ट लेंथ की है तो वी हैव टू वेयर द बिनेडर शीट्स एज वेल। ये लेड गॉगल्स हैं जो हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती है। ये सारी थायराइड शील्ड्स हैं हमारी, डिफरेंट शेप्स में आती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी थायराइडेक्टमी हुई हुई है या अपना हमारा एज अ वर्कर हमारी थायराइडेक्टमी हुई है, तो उनमें हमें पूरा भी नीचे तक स्टर्नम तक कवर करने की जरूरत नहीं है। हम ये वाली शील्ड, ये नेक शील्ड्स है, थायराइड शील्ड्स कहते हैं। ये सारे गुनाइडल शीट्स हैं। ये ग्लव्स हैं, ये भी रेडिएशन प्रोटेक्शन ग्लव्स हैं। जब भी फ्लोरोस्कोपी में हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, हमने कंट्रास्ट देना है और रेडिएशन भी आ रही है, तो हमने ये ग्लव्स भी यूज़ करने हैं। और जिस तरह फ्लोरोस्कोपी एंजियोग्राफी स्वीट्स हैं उनके अंदर हम ये शूज़ भी यूज़ करते हैं। तो ये सब के अंदर लेड होता है, हमें बस पता होना चाहिए। लेड एप्रन्स, नेक या थायराइडल शीट्स, लेड गॉगल्स होते हैं, लेड शूज़ होते हैं, लेड ग्लव्स होते हैं, हमें इनके नाम आने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि रेडिएशन सेफ्टी प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन है उसका प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस करता है। ऑल स्टाफ मेंबर्स शुड स्ट्रिक्टली फॉलो TDS। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना है, TDS। T stands for time, D stands for distance and S for shielding। वो आपसे PHC वाले जो पूछते हैं कि क्या प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करके हम अपने आप को बचा सकते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन से, आपने अगर उनको ये बता दिया तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। TDS, we have to minimize the time. Time should be as less to the radiation as possible. Time should be as less. Distance from the source of ionizing radiation should be maximized. आपने अगर कोई रेडिएशन सोर्स है उससे दूर खड़े होना है। और शील्डिंग, ये जो हमने भी इक्विपमेंट देखा है, ये शील्डिंग यूज़ करनी है, चाहे वो लेड शील्ड्स की फॉर्म में हो या एप्रन्स की फॉर्म में हो। तो टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग का प्रिंसिपल यूज़ करके वी कैन अचीव अलारा। व्हाट इज़ अलारा? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, कि हमने अपनी रेडिएशन एक्सपोजर इतनी कम करनी है जितनी रीजनेबली अचीवेबल है, थ्रू मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर टाइम, थ्रू मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस विद द सोर्स मटेरियल और शील्डिंग यूज़ करके। फिर कुछ चीज़ होती है, फिल्म बैजेस हमें रेडिएशन एरिया में हमेशा वेयर करने चाहिए। ये नॉर्मल एक फिल्म बैज है, अब तो बहुत हाई स्पेसिफिक आ गए डोजीमीटर्स। ये पुराना स्टाइल है, इसमें फिल्म होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका बैज होता है जिसको होल्डर होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है, ये इसकी लेड शील्ड होती है और इसके अंदर फिल्म होती है, और वो फिल्म उसी तरह रीड होती है जिस तरह कोई भी एक्सरे फिल्म रीड होती है। ये जो फिल्म होती है ये एक्सरेज को भी डिटेक्ट करती है, बीटा और गामा रेज। बीटा और गामा रेज आर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, लेकिन ये उनको भी डिटेक्ट करती है। तो आपने देखा होगा कि जो गामा कैमरा वाले होते हैं या सिनेमा वगैरह में, वो लोग भी इसको वेयर करते हैं। तो ये फिल्म तीनों रेडिएशन को रीड करती है। और ये जो फिल्म बैजेस हैं ये हमने अपने लेड एप्रन के ऊपर पहनने होते हैं। जो रेडिएशन का वेटिंग एरिया है, रेडिएशन एरिया, ये जो एंट्रेंस है, वहाँ पर रेडिएशन सेफ्टी सारी इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होनी चाहिए इन रीडेबल लैंग्वेज। मतलब हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने डिस्प्ले करके लगाई हुई है उर्दू लैंग्वेज में, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता हो कि उन्हें अपने आप को रेडिएशन से कैसे बचाना है, और आम लोग जो गुजरे हैं उनको भी पता हो। और जो रेडिएशन वर्कर्स हैं उनका मेडिकल चेकअप और ब्लड सैंपलिंग एनुअल होनी चाहिए। तो वर्कर उन्होंने ऐसा हमने बताया था कि जी आप कुछ अभी ये जो हमारा डोज है एक्सीड करती है 20 मिलीसीवर्ट से, तो वो रेडिएशन वर्कर शुड बी रिमूव फ्रॉम दैट रेडिएशन एरिया। कुछ भेज रहे हैं मैडम, वो ऐसा 3 मंथ भेज रहे हैं कि 1 मंथ जब आप वापस कर दें, मतलब वो तो फिर उसको डिवाइड करें। तो एक रिकमेंडेड बस वो है कि आपने एवरेज करना है वो 5 ईयर्स। एक साल की डोज 15 मिलीसीवर्ट से बढ़नी नहीं चाहिए 5 सालों में, और वैसे एनुअल डोज 20 मिलीसीवर्ट से नहीं बढ़नी चाहिए किसी भी रेडिएशन वर्कर की। दूसरा चीज़ ये हम
कंसल्ट थी कि वो बता रहे थे कि उनसे क्वेश्चन हुआ है कि ब्लड सैम्पलिंग में क्या चीज़ देखनी है। इसी में हम WBC काउंट देखते हैं और साथ हेपेटाइटिस प्रोफाइल, BC और HIV, ये ब्लड सैम्पलिंग होती है रूटीन जो रेडियोग्राफर वर्कर्स होते हैं उनकी। TLC कम होगा? TLC बढ़ जाएगा सर, अगर TB भी है पेशेंट को, सिंपल TB भी है, कोई भी इन्फेक्शियस उसने चीज़ कैरी की नहीं, है। वर्कर के लिए भी ये ब्लड कंप्लीट करवाते हैं ना वो। वर्कर के तो लिए उसमें क्या देखते हैं वो? उसमें सर एक तो CBC कराते हैं, हालांकि फिर यूरिन कंप्लीट भी कराते हैं। हाँ पूरा होता है यूरिन जी जी, यूरिन कंप्लीट होता है, बेसलाइन साथ होती है। ठीक। कुछ में चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं। हाँ। अल्ट्रासाउंड भी होता है समथिंग। अब ये एक जो हमारा रेडिएशन सेफ्टी आउटफिट चेकलिस्ट है वो ये है कि जब भी आपके ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पर रेडिएशन है तो यू हैव टू वेयर द लेग ग्लासेस। हाँ, राइट शील्ड होनी चाहिए आपके पास, ये शोल्डर पैड्स वाला हमारा लेग एप्रन होना चाहिए, और जो रेडिएशन बैज है इट शुड बी बोर्न ओवर द लेग एप्रन। कुछ लोगों से ये क्वेश्चन हुआ था कि उन्होंने बैज अंदर कपड़ों पर लगाया हुआ था और एप्रन उसके ऊपर जल्दी में पहन लिया, तो उससे वो डिटेक्शन नहीं होती, तो ये इसको डिस्प्ले होना चाहिए आपके लेग एप्रन की। अभी जो रेडिएशन सर्वे है ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है ताकि हम अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से बचा सकें अपने वर्कर्स को। सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं ताकि कंट्रोल कर सकें हैजर्ड्स ऑफ रिस्क और इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर हेल्थ एंड रेडिएशन सेफ्टी ट्रेनिंग वगैरह कर सकें along with the records। दूसरी चीज़ आती है आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू द इमेजिंग सर्विस। अब इसमें यह है कि जो पेशेंट्स हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उनको हमने, अगर वो स्ट्रेचर पे आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, तो उनको हमने CT टेबल या MR टेबल पे कैसे शिफ्ट करना है, क्योंकि पेशेंट कुछ बहुत बीज होते हैं, कुछ बहुत ट्रॉमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिससे इमरजेंसी सेटिंग्स में, या कुछ पेशेंट जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है क्या उसका रिक्वेस्ट फॉर्म, उसकी इन्फॉर्मेशन टैली करी एक दूसरे से। जो चीज़ें हमने उनसे पूछनी है, पहली बात तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है और अपना सवाल का जवाब खुद ही मतलब दे सकता है, सेंसेस में है, तो हमने पेशेंट से पूछना है। इन अदरवाइज केस हम फिर अटेंडेंट से भी हिस्ट्री ले सकते हैं। हमने ये पूछना है कि उसका फुल नेम क्या है, पूरा नाम लिखना है विद रेफरेंस टू द हस्बैंड और फादर, ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको उसका पूरा नाम लिखना है पेशेंट का, हॉस्पिटल MR नंबर, CNIC जो उसका कंप्यूटराइज्ड है, एड्रेस, एज ऑफ पेशेंट, कौन सी एग्जामिनेशन रिक्वेस्टेड है, उसकी डायग्नोसिस क्या है या इंडिकेशन क्या है उस एग्जामिनेशन की, और स्पेशली अगर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आपके पास आ रही है तो उनकी जेस्टेशनल हिस्ट्री क्या है, कि कंसेप्शन वगैरह तो नहीं है उनकी, और रिक्वेस्टिंग फिजिशियन कौन है, अगर कोई पेशेंट को नोन हेपेटाइटिस है, एलर्जी है, अगर हमें कंट्रास्ट देना है अपनी स्टडी में, या सपोज एक पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है, वो हमारे मशीन में नहीं लेट सकता, तो ये हिस्ट्री उसकी जो है रेड इंक से हाईलाइटेड होगी उसके रेस्ट फॉर्म के ऊपर कि ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है, आपने उसको कंट्रास्ट नहीं देना, या ये MR मशीन में नहीं लेट सकता, या उसको हेपेटाइटिस है, या उसको HIV है, कोई ट्रांसमिसेबल डिजीज़ है, तो इट शुड बी इन रेड इंक हाईलाइटेड होना चाहिए। और रेडियोलॉजिस्ट जो वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट का है, जो ये वेरीफाई करे कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन आई है जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल होना ज़रूरी है। आपने वरना अगर उसको एक्सपोजर दे दिया और बाद में पता चला, इससे हमारे पास लिम्फोमा के केसेस आते हैं, पेशेंट को अभी लिम्फ नोड सिर्फ नेक में पड़े हैं, लेकिन उसका लिख के आया कि CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस करते हैं, नेक रीजन लिखा ही नहीं हुआ, अब आपने उसका कैप कर दिया है कैप, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसको दोबारा से नेक के लिए आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अननेसेसरी एक्सपोजर होता है, फिर आपके रिपीटेड एक्सपोजर्स होते हैं और आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। कल को ये भी बता रहा था कि ये भी क्वेश्चन हुआ है कि कितनी दफ़ा एक्सपोजर्स देने हैं, कितनी दफ़ा दे सकते हैं। तो मैंने गाइडलाइंस जो पढ़ी हैं, जो हमारा PNRA है और जो हमारा PHC है वो भी इसको फॉलो करता है। वो कहता है आप एक्सरेज के उतने एक्सपोजर दे सकते हैं जितना आप देना चाहें, बट यू हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्सपोजर। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने एक्सपोजर को तो आप अगला एक्सपोजर दे सकते हैं। ये इसका आंसर। हमने कल वो भी ये पूछ रहे थे कि एक मरीज को कितने एक्सरे कर सकते हैं? हाँ, तो आप फिर ये कि सेफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इसमें जो बेसिक रूल्स हैं वो ये है कि जब भी ओबीज पेशेंट आए, बहुत हैवी वेटेड हो, पेशेंट ओल्ड हो या स्वेयर ट्रॉमा के साथ हो, नेक हेड ट्रॉमा के साथ हो, स्पाइनल ट्रॉमाज है उसको, जिसमें रिस्क हो कि हम उसकी इंजरी को बढ़ा देंगे, तो एक तो पहली बात है कि हमने हमेशा पुश फोर्स का यूज़ करना है। हमने कभी भी पेशेंट को पुल नहीं करना, वी हैव टू ऑलवेज एक्सर्ट द फोर्स ऑफ पुश इंस्टेड ऑफ पुल। और हमने थोड़ा सा उसके आगे झुक के अपना बॉडी वेट उसको देना है कि वो उसकी हेल्प ले सके। और पुश जो होगा वो एट द लेवल ऑफ चेस्ट होगा, चेस्ट हाइट पे पुश करना है।
मतलब नीचे वेस्ट के लेवल पे पेशेंट को पुश करके नहीं आगे टेबल पे बिठाने की कोशिश करनी, नेक रीजन शोल्डर रीजन में नहीं करनी, ये सेंसिटिव ऑर्गन्स है। हमने चेस्ट लेवल पे उसको पुश करके एक मतलब चीज़ से व्हील चेयर पे है बेड पे है तो उसको शिफ्ट करना है टेबल पे, और हमारा जो पुश है वो स्मूथ हो और स्लो हो, बहुत तेज़ी से कोई झटका नहीं देना पेशेंट को, और हमने ट्विस्ट नहीं करना, बेंड नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बेंड करके उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे हम अपना स्पाइन को इंजर कर देंगे। सेम वाइज रिस्ट का, कि आपने अपनी रिस्ट को स्ट्रेट रखना है, अगर आप अपनी रिस्ट को बहुत ज़्यादा बेंड करके पेशेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे आप अपनी रिस्ट को इंजर करेंगे। और जो आपकी एल्बोज है दे मस्ट बी क्लोज टू द बॉडी पार्ट्स। तो 3-4 चीज़ें हैं कि ऑलवेज एक्सर्ट द फोर्स ऑफ पुश, नो पुल। पुल खींचना नहीं है पेशेंट को, हमेशा उसको पुश करना है। दूसरी चीज़, पुश किस लेवल पर होनी चाहिए, एट द हाइट ऑफ चेस्ट। तीसरी चीज़ कि आपकी जो एल्बोज है वो आपकी बॉडी के साथ हो, रिस्ट पे कोई बेंड ना हो, आपकी अपनी बॉडी पे कोई बेंड ना हो। ये जिसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन को है ना ज़रा याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सवाल भी इन्होंने पूछे थे कि पेशेंट के पिछले विजिट में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, या जब आप एक चीज़ बता देंगे जैसे डॉक्टर ने बताया कि पुश करना, तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ जी इन्हू आता है। कॉन्सेप्ट में मैडम वो कहते हैं कि जैसे आप इसके अंदर डिटेल में वो कहते हैं कि जैसे आप व्हील चेयर को पुल नहीं कर सकते, स्ट्रेचर को पुश नहीं कर सकते, उनका ये होता है कि आप पुश करें और आपको सामने से सारा एरिया नज़र आ रहा हो, और स्ट्रेचर व्हील चेयर को भी आपने पुश करना होता है, पुल नहीं है कि आपके फैंस के पीछे मतलब ये कि उन्होंने वो स्ट्रेचर्स और टेबल पे ज़्यादा उन्होंने वो किया था, ये वो है कि आपका व्हील चेयर स्ट्रेचर जो है उसको आप पुल नहीं करना, आपने उसको हमेशा पुल करना है। आप मरीज़ की बात करते हैं, पेशेंट को पुश करना है, ये थोड़ी कंफ्यूजन स्टोरी है कि मरीज़ को पुश करेंगे तो वो ये ज़रा ये इसी तरह के ना कुछ डिवाइसेस में अभी इसके अगली स्लाइड में दिखाऊंगी जिसको यूज़ करके हम पुश फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पेशेंट को शिफ्टिंग इन फोर्स अप्लायंसेस के थ्रू होगा, जिस तरह हम यहाँ पर सब बता रहे थे कि हम बेड शीट्स यूज़ करते हैं कि पेशेंट को बेड शीट से कन्वर्ट किया, टाइट कर बेड शीट को खींच के उसको दोनों साइडों से बेडशीट पकड़ के उठा के पुल किया मैडम, हमने वो पुल किया। नहीं आप वो प्रैक्टिकली में तो आप बात करने का मकसद आप ये है मैडम की सुन लें, डिस्कशन में आप कीजिएगा। ये आगे की मैं आपको डिवाइसेस दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ये है कि रेडियोग्राफर्स में नीड कंसिडरेबल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू मूव पेशेंट टू एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन टेबल्स। तो डिफरेंट तरह की पावर्ड मैकेनिकल पावर ट्रांसफर डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह लिफ्ट्स होती हैं, हॉइस्ट्स होती हैं टू मूव पेशेंट, स्पेशली जो व्हील चेयर्स पे आए, बेड या स्ट्रेचर्स पे आए। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट बहुत हैवी है, ओल्ड है, इंजरी ज़्यादा है उसको, तो हमने अकेले कभी भी उसको मूव करने की अटैम्प्ट नहीं करनी। वी हैव टू कॉल मोर एम्प्लॉयज़ के वो हमें असिस्ट करें आके। कब हमने एडिशनल एम्प्लॉयज़ को अपने असिस्टेंस के लिए बुलाना है, जब हमारे पास मैकेनिकल पावर डिवाइस अवेलेबल नहीं है। कोई ऑकवर्ड पोस्चर्स हैं पेशेंट के जिसको हम नहीं मूव कर सकते अकेले, या फिर एक्सेसिव पुश फोर्सिंग या लिफ्टिंग चाहिए, बहुत हैवी पेशेंट है उसके लिए। अब ये डिवाइसेज हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं पेशेंट को व्हील चेयर या बेड से अपने सीटी टेबल या हमारा टेबल पर शिफ्ट करने के लिए। ये जो पहली है जिसके 4 स्लिंग्स हैं, इसको कहते हैं 4 हैंडल ट्रांसफर स्लाइड। एक्चुअली हमारे पास तो ये नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम बेड शीट्स को यूज़ करके ना उसको कर सकते हैं। तो ये 4 स्लिंग्स लगी होती हैं, पेशेंट को पहले इस पर शिफ्ट किया जाता है, और मतलब इसके थ्रू ये टेबल और आपकी उसके बेड के बीच में बिछी हुई होती है, और उससे आप उसको खींच के अपनी तरफ कर लेते हैं। जो दूसरी पिक्चर है ये वाली, इसको कहते हैं ट्रांसफर बोर्ड्स। ये व्हील चेयर और बेड के बीच में एक वुडन बोर्ड रख दिया जाता है, पेशेंट अपनी व्हील चेयर से खुद ही इसके ऊपर बैठता है और फिर आराम से उधर शिफ्ट हो जाता है। या फिर ये ट्रांसफर स्लिंग्स एंड गेट बेल्ट होती है, जैसा इसमें है कि पेशेंट की वेस्ट और उसकी बैक के पीछे बांध के फिर पेशेंट को उठा के उसके ऊपर रखा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी फोर्स और असिस्टेंस चाहिए हमें। ये कुछ नई डिवाइसेस हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनली मतलब यूज़ हो रही हैं। ये जो पहली 2 हैं इनको कहते हैं मूव असिस्ट 200। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि आजकल मॉडर्न डिवाइसेस भी हो रही हैं पेशेंट की एम्बुलेशन या सेफ ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करने के लिए। तो पहली 2 को कहते हैं मूव असिस्ट 200। पेशेंट इनके ऊपर खुद ही सपोर्ट होता है, उसके लेग्स भी सपोर्ट होती हैं, उसका चेस्ट भी सपोर्ट होता है ताकि वो फॉल ना करे और शिफ्ट होता है। जो दूसरी 3rd वन है उसको कहते हैं स्टैंडिंग टर्नर। ये भी एम्बुलेटरी कॉस्मेटिकली बॉडी प्लीजिंग यूनिट है और फास्ट सेफ ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करता है। और लास्ट वन इज़ द व्हील चेयर, जो हम सबको पता है कि ये कैसे, जिससे हम ट्रांसफर बोर्ड्स यूज़ करके व्हील चेयर के थ्रू पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारी डिस्कशन थी, लेकिन कल बहुत